Chapter 14 Norbert the Norwegian Ridgeback। क्विरल शायद उतना डरपोक नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। आने वाले हफ्तों में वो जरूर थोड़ा और पीला और दुबला होता गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हार मानी हो। हर बार जब हैरी, रॉन और हरमायनी तीसरी मंजिल के कॉरिडोर से गुजरते तो दरवाजे से कान लगाकर सुनते कि फ्लफी अब भी अंदर गुर्रा रहा है या नहीं। स्नेप हमेशा की तरह गुस्से में घूमता रहता, जो इस बात का इशारा था कि स्टोन अब भी सुरक्षित है। जब भी हैरी इन दिनों क्विरल से मिलता, वो उसे एक हिम्मत बढ़ाने वाली मुस्कान देता, और रॉन अब लोगों को डांटने लगा था अगर वे क्विरल के हकलाने पर हंसते। हरमायनी की सोच अब फिलॉसोफर स्टोन से ज्यादा पढ़ाई की तरफ थी। उसने स्टडी शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया था और अपने सारे नोट्स को कलर कोड करना भी। हैरी और रॉन को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हरमायनी उन्हें बार बार तंग करती रहती कि वे भी ऐसा करें। हरमायनी, एग्जाम्स में अभी बहुत टाइम है, 10 हफ्ते। हरमायनी ने झुंझलाकर कहा, यह बहुत टाइम नहीं है। निकोलस फ्लैमल के लिए तो ये 1 सेकंड जैसा है, लेकिन हम 600 साल के नहीं हैं। रॉन ने उसे याद दिलाया, वैसे भी तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो? तुम्हें सब आता है। मैं क्यों पढ़ रही हूं? तुम पागल हो क्या? समझते हो कि हमें ये एग्जाम पास करने हैं ताकि हम दूसरे साल में जा सकें? ये बहुत जरूरी है। मुझे तो 1 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। दुर्भाग्य से टीचर्स की सोच भी हरमायनी जैसी ही थी। उन्होंने इतना सारा होमवर्क दे दिया कि ईस्टर की छुट्टियां बिल्कुल भी क्रिसमस जैसी मजेदार नहीं रहीं। हरमायनी जब बगल में बैठकर ड्रैगन के खून के 12 इस्तेमाल दोहराती या वैंड मूवमेंट्स प्रैक्टिस करती तो रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता। हैरी और रॉन ज्यादातर फ्री टाइम में लाइब्रेरी में हरमायनी के साथ बैठकर एक्स्ट्रा काम खत्म करने की कोशिश करते। मुझे ये कभी याद नहीं रहेगा, रॉन एक दिन दोपहर में चिल्लाया, अपनी कलम फेंकते हुए, और लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देखने लगा। महीनों बाद पहली बार मौसम इतना अच्छा था। आसमान एकदम नीला था और हवा में गर्मियों की आहट थी। हैरी, जो कि 1000 मैजिकल हर्ब्स एंड फंगी में डिटनी ढूंढ रहा था, उसने तभी ऊपर देखा जब रॉन बोला, हैग्रिड, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैग्रिड सामने आया, अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपाते हुए। वो अपने मोटे ओवरकोट में बहुत अजीब लग रहा था। बस ऐसे ही देख रहा था, उसने एक घबराए हुए अंदाज में कहा, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ गई। और तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर वो थोड़ा शक से भर गया। तुम लोग अब भी निकोलस फ्लैमल को ढूंढ तो नहीं रहे? अरे, हमें तो बहुत पहले पता चल गया था कि वो कौन है, रॉन ने बड़े स्टाइल में कहा। और हमें यह भी पता है कि वो कुत्ता क्या गार्ड कर रहा है, वो फिलॉसोफर स्टो। हैग्रिड ने जल्दी से चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। इस बारे में चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? असल में हमें तुमसे कुछ चीजें पूछनी थी, हैरी ने कहा, कि फ्लफी के अलावा और क्या क्या स्टोन की रक्षा कर रहा है। हैग्रिड ने फिर से कहा, सुनो, बाद में मेरे पास आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, लेकिन यहां इसके बारे में बात मत करो। स्टूडेंट्स को पता नहीं होना चाहिए। लोग सोचेंगे मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, बाद में मिलते हैं, हैरी ने कहा। हैग्रिड चला गया। वो अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रहा था? हरमायनी ने सोचते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है इसका स्टोन से कोई लेना देना है? मैं जाकर देखता हूं वो लाइब्रेरी के किस सेक्शन में था, रॉन ने कहा, जिसे अब पढ़ाई से तंग आ चुका था। वो 1 मिनट बाद किताबों का ढेर लेकर लौटा और मेज पर पटक दिया। ड्रैगन, वो फुसफुसाया। हैग्रिड ड्रैगन के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। देखो, ये किताबें ड्रैगन स्पीशीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड,
फ्रॉम एग टू इन्फर्नो, अ ड्रैगन कीपर्स गाइड। हैग्रिड को हमेशा से ड्रैगन चाहिए था। उसने मुझे पहली बार मिलने पर ही बताया था, हैरी ने कहा। लेकिन यह हमारे कानून के खिलाफ है, रॉन ने कहा। सेवनस्टोन के वॉरलॉक्स कन्वेंशन ने ड्रैगन ब्रीडिंग को बैन कर दिया था, ये सबको पता है। मगल्स से छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम अपने बगीचे में ड्रैगन पालें, और वैसे भी ड्रैगन को पालतू बनाना नामुमकिन है, बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें चाहिए कि तुम चार्ली के हाथ देखो, जो उसे रोमानिया के जंगली ड्रैगन से जल गए। लेकिन ब्रिटेन में जंगली ड्रैगन नहीं होते ना, हैरी ने कहा। अरे हां होते हैं, रॉन ने कहा। कॉमन वेल्श ग्रीन और हेब्रिडियन ब्लैक्स। मैजिक मंत्रालय को इन्हें छुपाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारे लोग मगल्स पर जादू करते रहते हैं ताकि वो भूल जाएं कि उन्होंने कुछ देखा। तो हैग्रिड आखिरकार क्या रहा है, हरमाइनी ने कहा। 1 घंटे बाद जब उन्होंने गेम कीपर के हट का दरवाजा खटखटाया तो देखा कि सारी खिड़कियों के पर्दे बंद थे। हैग्रिड ने पूछा, कौन है? फिर उन्हें अंदर आने दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बहुत गर्मी थी, बाहर इतना गर्म दिन होते हुए भी आग जल रही थी। हैग्रिड ने उन्हें चाय दी और स्टोर्ड सैंडविच ऑफर किए, जो उन्होंने मना कर दिए। तो तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था? हां, हैरी ने कहा। अब बात घुमा फिरा कर कहने का कोई मतलब नहीं था। हम जानना चाह रहे थे कि फ्लफी के अलावा और कौन फिलोसोफर स्टोन की रखवाली कर रहा है। हैग्रिड ने उसे घूरा। बिल्कुल नहीं बता सकता, उसने कहा। पहली बात, मुझे खुद नहीं पता। दूसरी बात, तुम्हें पहले ही बहुत कुछ पता है, तो मैं बता भी सकता तब भी नहीं बताता। वो स्टोन यहां एक बहुत बड़े कारण से है। उसे ग्रिंगॉट्स से लगभग चुरा लिया गया था। मुझे लगता है तुम्हें वो भी पता चल गया होगा। मुझे तो हैरानी है कि तुम्हें फ्लफी के बारे में भी कैसे पता चला। अरे चलो ना हैग्रिड, हो सकता है तुम हमें बताना ना चाहो, लेकिन तुम्हें पता तो है। तुम्हें यहां की हर चीज का पता रहता है। हरमाइनी ने एक गर्मजोशी से भरी, तारीफ भरी आवाज में कहा। हैग्रिड की दाढ़ी फड़की और उन्हें लगा वो मुस्कुरा रहा है। हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि आखिर स्टोन की रखवाली कर कौन रहा है, हरमाइनी ने आगे कहा। हम सोच रहे थे कि डंबलडोर ने तुम्हारे अलावा और किस पर भरोसा किया। हैग्रिड का सीना गर्व से फूल गया। हैरी और रॉन हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बताने से कोई नुकसान होगा कि चलो देखूं। उसने फ्लफी मुझसे उधार लिया था, फिर कुछ टीचर्स ने जादू किए। प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर फ्लिटविक, प्रोफेसर मैगोनेगॉल। उसने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, प्रोफेसर क्विरल, और खुद डंबलडोर ने भी कुछ किया था, जाहिर है। रुको, कोई रह गया है। ओ हां, प्रोफेसर स्नेप। स्नेप? हां, तुम अब भी उसी बात पर अटके हो क्या? सुनो, स्नेप ने स्टोन की सुरक्षा में मदद की थी। वो इसे चुराने वाला नहीं है। हैरी को पता था कि रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे थे जो वो। अगर स्नेप ने स्टोन की सुरक्षा में हिस्सा लिया था, तो उसे आसानी से पता चल गया होगा कि बाकी टीचर्स ने कैसे रक्षा की थी। शायद उसे सब कुछ पता था, सिवाय, ऐसा लग रहा था, प्रोफेसर क्विरल के जादू और फ्लफी को पार करने के तरीके के। फ्लफी से कैसे पार पाना है, ये सिर्फ तुम्हें ही पता है ना हैग्रिड? हैरी ने चिंतित होकर पूछा। और तुम किसी को नहीं बताओगे, है ना? किसी टीचर को भी नहीं? मेरे और डंबलडोर के अलावा किसी को नहीं पता, हैग्रिड ने गर्व से कहा। कम से कम ये तो अच्छा है। हैरी ने बाकी लोगों से धीरे से कहा, हैग्रिड, खिड़की खोल सकते हैं? बहुत गर्मी हो रही है। नहीं कर सकता हैरी, माफ करना, हैग्रिड ने कहा। हैरी ने देखा कि उसने आग की तरफ देखा। हैरी ने भी वहां देखा। हैग्रिड, वो क्या है? लेकिन उसे पहले ही पता था कि वो क्या था। आग के बीचों बीच
केतली के नीचे एक बड़ा सा काला अंडा था। अरे, हैग्रिड ने अपनी दाढ़ी के साथ घबराकर खेलते हुए कहा, वो, ओह, तुम्हें ये कहां से मिला हैग्रिड? रॉन ने आग के पास झुकते हुए अंडे को करीब से देखने की कोशिश की। ये तो बहुत महंगा होगा, जीता था, हैग्रिड ने कहा। कल रात मैं गांव में कुछ पीने गया था और किसी अनजान आदमी के साथ कार्ड्स खेल रहा था। मुझे लगता है वो इसे छुड़ाकर खुश ही था। लेकिन जब ये फूटेगा तब तुम इसका क्या करोगे? हरमाइनी ने पूछा। अरे, मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, हैग्रिड ने अपने तकिए के नीचे से एक बड़ी किताब निकालते हुए कहा। लाइब्रेरी से ली है, ड्रैगन ब्रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट। थोड़ी पुरानी है, लेकिन सब इसमें ही है। अंडे को आग में रखो, क्योंकि उनकी माएं उन पर सांस लेती हैं, समझे? और जब ये फूटेगा तो इसे हर आधे घंटे में ब्रांडी और मुर्गे के खून के मिक्सचर से खिलाना। और देखो, अलग अलग अंडों को कैसे पहचाने। जो मेरे पास है वो नॉर्वेजियन रिजबैक है। ये बहुत दुर्लभ होते हैं। वो खुद पर बहुत खुश लग रहा था, लेकिन हरमाइनी नहीं थी। हैग्रिड, तुम लकड़ी के घर में रहते हो, उसने कहा। लेकिन हैग्रिड सुन नहीं रहा था। वो खुश होकर आग में लकड़ियां डालते हुए गुनगुना रहा था। अब उनके पास एक और चिंता थी। अगर किसी को पता चल गया कि हैग्रिड अपनी झोपड़ी में गैरकानूनी ड्रैगन छिपा रहा है तो क्या होगा? सोचता हूं शांत जिंदगी कैसी होती होगी, रॉन ने कहा, जब वे रोज शाम को एक्स्ट्रा होमवर्क से जूझ रहे थे। हरमाइनी अब हैरी और रॉन के लिए भी स्टडी शेड्यूल बना रही थी। ये उन्हें पागल कर रहा था। फिर एक सुबह के वक्त हेडविग ने हैरी को हैग्रिड का एक और नोट लाकर दिया। उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, इट्स हैचिंग। रॉन हर्बोलॉजी छोड़कर सीधे झोपड़ी जाना चाहता था। हरमाइनी ने मना कर दिया। हरमाइनी, जिंदगी में कितनी बार हमें ड्रैगन का अंडा फूटते देखने मिलेगा? हमारी क्लास है, हमें परेशानी होगी, और ये कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो हैग्रिड की होगी जब किसी को पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। निफुरुआडिन, चुप रहो, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैलफॉय बस कुछ कदम दूर था और रुककर सुनने लगा था। उसने कितना सुना। हैरी को मैलफॉय के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं आई। रॉन और हरमाइनी पूरे रास्ते हर्बोलॉजी तक बहस करते रहे और आखिर में हरमाइनी मान गई कि सुबह की ब्रेक में वो हैग्रिड के पास जाएंगे। जब क्लास खत्म होने की घंटी बजी तो तीनों ने अपने औजार वहीं छोड़ दिए और जल्दी से ग्राउंड पार करके जंगल के किनारे पहुंचे। हैग्रिड ने दरवाजा खोला। वो उत्साह से लाल हो रहा था। बस अब फूटने ही वाला है। वो उन्हें अंदर ले गया। अंडा मेज पर पड़ा था। उस पर गहरी दरारें थीं। अंदर कुछ हिल रहा था। उससे अजीब क्लिक करने की आवाज आ रही थी। तीनों अपनी कुर्सियां खींचकर मेज के पास बैठ गए और सांस रोककर देखने लगे। अचानक खुरचने की आवाज आई और अंडा फूट गया। बेबी ड्रैगन मेज पर आ गिरा। वो कोई खास प्यारा नहीं था। हैरी को लगा वो एक मुड़ा हुआ काला छाता जैसा लग रहा था। उसके कांटेदार पंख उसके पतले काले शरीर की तुलना में बहुत बड़े थे। लंबी नाक थी जिसमें चौड़ी नथुने थीं, छोटे सींग और उभरी हुई नारंगी आंखें। उसने छींक मारी। उसकी नाक से कुछ चिंगारियां निकलीं। क्या ये प्यारा नहीं है? हैग्रिड ने धीमे से कहा। उसने ड्रैगन के सिर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ड्रैगन ने उसकी उंगलियों की तरफ झपट्टा और नुकीले दांत दिखाए। भगवान इसे आशीर्वाद दे, देखो ये अपनी मम्मी को पहचानता है, हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड, हरमाइनी ने कहा,
नॉर्वेजियन रिजबैक्स कितनी तेजी से बढ़ते हैं। हैग्रिड जवाब देने ही वाला था कि उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वो खड़ा हो गया और खिड़की की तरफ दौड़ा। क्या हुआ? कोई पर्दों के बीच से झांक रहा था। कोई बच्चा था। वो स्कूल की तरफ भाग रहा है। हैरी दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर देखा। इतनी दूर से भी पहचानना मुश्किल नहीं था। मैलफॉय ने ड्रैगन को देख लिया था। अगले 1 हफ्ते तक मैलफॉय के चेहरे की छुपी हुई मुस्कान ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को बहुत परेशान कर दिया। उन्होंने ज्यादातर फ्री टाइम हैग्रिड की अंधेरी झोपड़ी में बिताया, उसे समझाने की कोशिश करते हुए। बस उसे जाने दो, हैरी ने कहा। उसे आजाद कर दो। नहीं कर सकता, हैग्रिड ने कहा। वो बहुत छोटा है, मर जाएगा। उन्होंने ड्रैगन को देखा। वो सिर्फ 1 हफ्ते में 3 गुना बड़ा हो गया था। उसकी नाक से धुआं निकलता रहता था। हैग्रिड ने अपने गेमकीपिंग के काम नहीं किए थे क्योंकि ड्रैगन ने उसे बहुत बिजी कर दिया था। फर्श पर खाली ब्रांडी की बोतलें और चिकन के पंख बिखरे पड़े थे। मैंने उसका नाम नॉर्बर्ट रखने का फैसला किया है, हैग्रिड ने कहा, ड्रैगन को देखता हुआ जिसकी आंखों में नमी थी। अब वो मुझे पहचानता है। देखो, नॉर्बर्ट, नॉर्बर्ट, मम्मी कहां है? इसका दिमाग फिर गया है, रॉन ने हैरी के कान में कहा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा। 2 हफ्ते और नॉर्बर्ट तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा। मैलफॉय कभी भी डंबलडोर के पास जा सकता है। हैग्रिड ने होंठ काटे। मुझे पता है मैं उसे हमेशा नहीं रख सकता, लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकता। हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा। चार्ली, उसने कहा, तुम्हारा भी दिमाग जा रहा है। रॉन ने कहा, मैं रॉन हूं, याद है? नहीं, चार्ली, तुम्हारा भाई चार्ली, जो रोमानिया में है, ड्रैगन्स पर रिसर्च कर रहा है। हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं। चार्ली उसकी देखभाल कर सकता है और फिर उसे जंगल में छोड़ सकता है। कमाल का आइडिया, रॉन ने कहा। क्या ख्याल है, हैग्रिड? और आखिर में हैग्रिड मान गया कि वो चार्ली को एक उल्लू भेज सकते हैं। अगला हफ्ता बहुत धीरे बीता। बुधवार की रात हरमाइनी और हैरी कॉमन रूम में अकेले बैठे थे, जब बाकी सभी सोने जा चुके थे। दीवार पर घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, पोर्ट्रेट होल अचानक खुल गया। रॉन कहीं से प्रकट हुआ और उसने हैरी का इनविजिबिलिटी क्लोक उतारा। वो हैग्रिड की झोपड़ी में था, जहां वो नॉर्बर्ट को खाना खिलाने में मदद कर रहा था। उसने मुझे काट लिया, उसने कहा, उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए जो खून से लथपथ रूमाल में लिपटा हुआ था। मैं हफ्ते भर तक पंखा नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कहता हूं, वो ड्रैगन अब तक का सबसे भयानक जानवर है जिससे मैं मिला हूं। लेकिन हैग्रिड जैसा उसके बारे में बोलता है, लगता है जैसे वो कोई प्यारा सा खरगोश हो। जब उसने मुझे काटा तो हैग्रिड ने मुझे ही डांट दिया, कहा कि मैंने उसे डरा दिया, और जब मैं जा रहा था वो उसे लोरी गा रहा था। अंधेरे खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। हेडविग है, हैरी ने कहा, जल्दी से उसे अंदर लाते हुए। उसके पास चार्ली का जवाब होगा। तीनों ने मिलकर सिर जोड़ा और नोट पढ़ा। प्रिय रॉन, कैसे हो? चिट्ठी के लिए धन्यवाद। मुझे नॉर्वेजियन रिजबैक को रखना अच्छा लगेगा, लेकिन उसे यहां लाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मैं उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ मंगवाऊं, जो अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुश्किल यह है कि वे गैर कानूनी ड्रैगन लेकर देखे नहीं जाने चाहिए। क्या तुम उसे शनिवार की रात 12 बजे सबसे ऊंचे टॉवर तक पहुंचा सकते हो? वो वहीं मिलेंगे और अंधेरे में उसे ले जाएंगे। जवाब जल्दी भेजना। स्नेह सहित, चार्ली। वे एक दूसरे को देखने लगे। हमारे पास इनविजिबिलिटी क्लोक है, हैरी ने कहा। ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है क्लोक तो लोगों
और नॉर्बर्ट को ढकने के लिए काफी है। पिछला हफ्ता कितना खराब था, इसका सबूत था कि बाकी दोनों ने बिना सवाल माने लिया। किसी भी तरह नॉर्बर्ट से और मैलफॉय से छुटकारा चाहिए था। एक दिक्कत आई। अगली सुबह तक रॉन के कटे हाथ में इतनी सूजन आ गई थी कि वो दोगुना हो गया था। उसे नहीं पता था कि मैडम पॉम्फ्री के पास जाना ठीक होगा या नहीं। क्या वो ड्रैगन के काटने को पहचान लेती? लेकिन दोपहर तक उसके पास कोई चारा नहीं बचा। घाव हरे रंग का हो गया था। लग रहा था जैसे नॉर्बर्ट के दांत जहरीले थे। दिन के अंत में हैरी और हरमाइनी हॉस्पिटल विंग भागे। वहां रॉन बिस्तर पर बहुत बुरी हालत में मिला। सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे वो गिरने वाला है। मैलफॉय ने मैडम पॉम्फ्री से कहा कि वो मेरी एक किताब उधार लेना चाहता है ताकि मुझ पर हंस सके। वो बार बार धमकी दे रहा था कि उसे बता देगा कि मुझे असल में किसने काटा। मैंने कहा कि वो एक कुत्ता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मान रही है। मुझे क्विडिच मैच में उसे नहीं मारना चाहिए था, इसलिए वो बदला ले रहा है। हैरी और हरमाइनी ने रॉन को शांत करने की कोशिश की। शनिवार की रात 12 बजे सब खत्म हो जाएगा, हरमाइनी ने कहा, लेकिन इससे रॉन और ज्यादा घबरा गया। शनिवार की रात 12 बजे, उसने कराहते हुए कहा। ओह नहीं, मुझे अभी याद आया। चार्ली का खत उसी किताब में था जो मैलफॉय ले गया। अब उसे पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट को भेज रहे हैं। हैरी और हरमाइनी कुछ कह ही नहीं पाए। उसी समय मैडम पॉम्फ्री आ गईं और उन्होंने उन्हें बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा कि रॉन को नींद की जरूरत है। अब प्लान बदलने में देर हो चुकी है। हैरी ने हरमाइनी से कहा, हमारे पास चार्ली को फिर से चिट्ठी भेजने का समय नहीं है और ये शायद हमारा एकमात्र मौका है नॉर्बर्ट से छुटकारा पाने का। हमें रिस्क लेना होगा और हमारे पास इनविजिबिलिटी क्लोक है। मैलफॉय को उसके बारे में पता नहीं है। जब वे हैग्रिड को बताने गए तो उन्होंने देखा कि फैंग बाहर बैठा है और उसकी पूंछ बंधी हुई है। हैग्रिड ने खिड़की खोलकर बात की। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, उसने हांफते हुए कहा। नॉर्बर्ट अब एक मुश्किल स्टेज में है, लेकिन मैं संभाल सकता हूं। जब उन्होंने चार्ली के खत के बारे में बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद क्योंकि नॉर्बर्ट ने अभी अभी उसकी टांग काटी थी। कुछ नहीं हुआ, उसने बस मेरा बूट पकड़ा, खेल रहा है। आखिरकार वो बच्चा ही तो है। बेबी ने दीवार पर अपनी पूंछ पटकी, जिससे खिड़कियां हिल गईं। हैरी और हरमाइनी महल की ओर वापस लौटे, सोचते हुए कि शनिवार जल्दी क्यों नहीं आता। उन्हें हैग्रिड के लिए बुरा लगता अगर वे इतने परेशान न होते। रात बहुत अंधेरी और बादलों से घिरी हुई थी और वे हैग्रिड की झोपड़ी देर से पहुंचे। उन्हें पीव्स के रास्ते से हटने का इंतजार करना पड़ा, जो एंट्रेंस हॉल में दीवार पर टेनिस खेल रहा था। हैग्रिड ने नॉर्बर्ट को एक बड़े से क्रेट में पैक कर दिया था। उसके पास बहुत सारे चूहे हैं और सफर के लिए थोड़ी ब्रांडी, हैग्रिड ने कहा, और मैंने उसका टेडी बियर भी रख दिया है अगर उसे अकेलापन महसूस हो। क्रेट के अंदर से चीरने की आवाज आई, जो हैरी को ऐसे लगी जैसे टेडी का सिर उखड़ रहा हो। बाय बाय नॉर्बर्ट, हैग्रिड सुबकते हुए बोला। हैरी और हरमाइनी ने क्रेट को इनविजिबिलिटी क्लोक से ढका और खुद उसके नीचे घुसे। मम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। कैसे उन्होंने क्रेट को वापस महल तक पहुंचाया, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। जैसे जैसे 12 बजने का वक्त पास आया, वे नॉर्बर्ट को एंट्रेंस हॉल की संगमरमर की सीढ़ियों पर ऊपर खींचते गए और अंधेरे कॉरिडोर में चलते गए। एक सीढ़ी फिर दूसरी, यहां तक कि हैरी का शॉर्टकट भी इस काम को आसान नहीं बना सका। बस पहुंच ही गए, हैरी ने हांफते हुए कहा। वे सबसे ऊंचे टॉवर के नीचे वाले कॉरिडोर में पहुंचे। तभी
सामने अचानक कुछ हिला और वे क्रेट को गिराते गिराते बचे। ये भूलते हुए कि वे पहले से अदृश्य हैं, वे छाया में दुबक गए और 10 फीट दूर 2 लोगों की परछाइयों को आपस में लड़ते हुए देखा। एक लैंप जल उठा। प्रोफेसर मैगोनेगल ने मैलफॉय को कान से पकड़ रखा था। डिटेंशन! उन्होंने चिल्लाकर कहा, और स्लिथरिन से 20 पॉइंट्स कटेंगे। आधी रात को घूमते हुए पकड़े गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप समझ नहीं रही प्रोफेसर, हैरी पॉटर आ रहा है, उसके पास एक ड्रैगन है। बिल्कुल बकवास। ऐसी झूठी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? चलो, मैं प्रोफेसर स्नेप से बात करूंगी तुम्हारे बारे में। मैलफॉय, टॉवर की सबसे ऊंचाई तक जाती हुई खड़ी गोल सीढ़ियां अब उन्हें दुनिया की सबसे आसान चीज लग रही थीं, जब तक वे ठंडी रात की हवा में बाहर नहीं आ गए। उन्होंने इनविजिबिलिटी क्लोक नहीं हटाया, फिर उन्हें ठीक से सांस लेने में कितनी राहत मिली। हरमाइनी ने खुशी में एक छोटी सी डांस जैसी हरकत की। मैलफॉय को डिटेंशन मिल गया, मैं तो गा सकती हूं। मत गाना, हैरी ने सलाह दी। मैलफॉय को लेकर हंसते हुए वे इंतजार करने लगे, जबकि नॉर्बर्ट अपने क्रेट में उछल कूद कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद 4 झाड़ू अंधेरे से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। चार्ली के दोस्त बहुत ही खुश मिजाज लोग थे। उन्होंने हैरी और हरमाइन को वो हार्नेस दिखाया जो उन्होंने बनाया था, जिससे वे नॉर्बर्ट को लटका कर ले जा सकते थे। सभी ने मिलकर नॉर्बर्ट को उसमें सुरक्षित बांधा। फिर हैरी और हरमाइनी ने उनका धन्यवाद किया। आखिरकार नॉर्बर्ट जा रहा था, चला गया। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे लौटे। उनके दिल उतने ही हल्के थे जितने उनके हाथ। अब नॉर्बर्ट की जिम्मेदारी नहीं रही थी। अब कोई ड्रैगन नहीं, मैलफॉय को डिटेंशन। और क्या उनकी खुशी में खलल डाल सकता था? इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे कॉरिडोर में पहुंचे, फिल्च का चेहरा अंधेरे से अचानक उभर आया। तो उसने फुसफुसाया, अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो तुम लोग। उन्होंने इनविजिबिलिटी क्लोक टॉवर के ऊपर छोड़ दी थी। तो इस तरह नॉर्बर्ट द नॉर्वेजियन रिजबैक आसमान की ओर उड़ गया और हैरी, हरमाइनी और रॉन ने आखिरकार चैन की सांस ली। कम से कम थोड़ी देर के लिए। लेकिन हॉगवर्ट्स में मुश्किलें कभी ज्यादा दूर नहीं होती। अब जब फिल्च ने उन्हें पकड़ लिया है, आगे क्या होगा? क्या मैलफॉय सच को सबके सामने लाने में कामयाब होगा? और कौन से रहस्य अब भी इस महल की परछाइयों में छुपे हैं? जानिए अगले अध्याय में। पूरा जादुई सफर देखने के लिए बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें।